जराए के हवाले से खबर आ रही है कि सोनिया गांधी ने अधीर रंजन के बयान पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि अधीर रंजन ने कश्मीर मसले के अक़वाम मुत्तहिदा में होने का जिक्र किया था। और लोकसभा में जम्मू कश्मीर तंजीमी बिल साल 2019 पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा यूएन में है। ऐसे में अगर यूएन मॉनिटर कर रहा है तो मामले में सरकार कैसे बिल बना रही है। अधीर रंजन के इस बयान पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस अपना रुख साफ करे। क्या वो चाहती है कि कश्मीर मामले में यूएन मॉनिटर करे? जम्मू कश्मीर तंजीमी बिल बराए साल 2019 पर फिलहाल लोकसभा में बहस जारी है। सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना, एक मिनट मेरे को, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोले, एक मिनट मुझे सुनिए। साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा नहीं, मैं अब गलत फहमी मत फैलाइए। मैं सभापति महोदय, मेरा बोलने दीजिए मेरे को। एक मिनट साहब, इस वक्त कश्मीर में जहां पर ग्राउंड जीरो है, यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे। इक्का दुक्का गाड़ियां यहां पर चल रही हैं। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। सेंटर लगातार टच में बना हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नर के, यहां के हालात पर नजर रखने के लिए। वहीं अगर हम बात करें सेंसिटिव इलाकों की, यहां डाउनटाउन की बात करें या साउथ कश्मीर में जो वो जिले जहां पर अक्सर वायलेंस होता है, वहां पर आज वायलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। वहीं समय समय पर रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट भी सेंटर को अपडेट कर रही है हालात को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद कश्मीर के हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन इसके लिए यहां पर सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे। कैमरामैन अयूब के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, श्रीनगर। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे रंजीता शैलेंद्र के अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। कांग्रेस लीडर है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कितना महत्वपूर्ण दिन है 370 जो एक आरजी जो है आर्टिकल रहा, आरजी चीज रही, 70 साल से चली आ रही थी। तारीख के हवालों से बहस हो रही लोकसभा में, क्या कहेंगे आप? हटना चाहिए या इस पर और कुछ हो? देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है चीजें बदलती हैं और आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की यूनिटी के लिए अगर कोई फैसला होता है तो उस जरूरी नहीं कि वो सरकार का जो फैसला है वो विपक्ष जो चाहे वही हो या विपक्ष जो विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है, ये विषय अलग है, देश अलग है। मुल्क की यूनिटी के लिए अगर गवर्नमेंट फैसला ले रही है जी, तो उस फैसले को आप केवल इसलिए विरोध करें, फकत इसलिए विरोध करें कि वो फैसला हमारी विरोधी पार्टी ले रही है या वो उनकी सरकार है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। तरमीम होनी चाहिए। बहुत से ऐसे मसले थे, बहुत सी ऐसी रिवायतें थी, बहुत से ऐसे कानून थे जो मुल्क में थे लेकिन वो बदल दिए गए। तो कानून को मुल्क की बेहतरी के लिए बनाना और बेहतर करना ये गवर्नमेंट का फर्ज है और इस पर खुले दिल से बात होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि 370 और 35A के पक्ष में देश की आवाम नहीं है। देश चाहता है कि 370 हटे जी। तो ये जो मोदी सरकार का फैसला है, मुझे लगता है कि ये देश के हित में रहेगा और अभी विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए
लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जी। जो गवर्नमेंट का जो तरीका रहा है इसको इम्पोज करने का, इसको लाने का, उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। कश्मीर की आवाम को उन्होंने जिस तरह से नजरबंद कर दिया है पूरी कश्मीर को, उस पर सवालात खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके फैसले पे सवाल खड़ा करना मुझे लगता ठीक नहीं होगा। नहीं, लेकिन जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर एक जो है, आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर किस तरह की रियासत है, कितना संजीदगी से वहाँ पर हर चीज़ को सोचकर फैसला लेना पड़ता है। तो सरकार ने यही सोचकर ये सारी चीज़ें की कि वहाँ कोई ऐसी हिंसा ना हो, कोई ऐसी गड़बड़ ना हो, किसी की जान न जाए, फिर पथराव ना हो। तमाम चीज़ों को जहन में रखकर ये चीज़ें की जा रही हैं। वरना होता क्या है, जिस तरह से अभी देखिए आप लोकसभा में लगातार आंध्र तेलंगाना को अलहदा करने की बातचीत पर भी बहस हो रही थी, कितनी हिंसा नहीं हुई आंध्र और तेलंगाना के मामले को लेकर। ये भी तो एक मिसाल सामने थी सरकार के। उसी के लिए एक तो कश्मीर का मसला थोड़ा अलग है, फिर आंध्र तेलंगाना का हवाला देते हुए चीज़ रखी गई कि ऐसी कोई हिंसा ना हो, ऐसा कोई मामला ना हो और ये मामला भी हल हो जाए। देखिए, कश्मीर इज अ डिफरेंट स्टेट, वो बॉर्डर स्टेट है बिल्कुल, और इसीलिए उसको स्पेशल स्टेट के रूप में आज तक रखा गया। मगर गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला लिया है, क्योंकि देश में ये मांग उठ रही थी, यू किल ऑफ दिस कंट्री जो है, मतलब बहुत ज्यादा आवाम ये चाहते थे, और अभी भी इसमें कई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती हैं कि भाई 370 ना हटे, लेकिन देश की जनता चाहती है 370 हटे। तो अगर कश्मीर भारत है तो फिर भारत के कायदे कानून उस पर लागू क्यों नहीं हो? जी। अब वहाँ की जो आवाम है उसको कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था और लिया नहीं गया, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हुकूमत से ये चूक हुई है। कश्मीर की आवाम को और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को, चाहे उसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं और दीगर लीडरान हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, इन सब को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ये एक चूक है, इसकी मुखालफत की जा सकती है, लेकिन 370 हटाने की हिमायत मैं नहीं कर सकता हूँ। 370 हटाना नहीं, 370 हटाने की मैं हिमायत में हूँ, 370 के पक्ष में मैं नहीं हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कृष्णन जी कि आप भी 370 को हटाने की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका है उस पर थोड़ा सा एतराज़ आपको है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए हमारे साथ शैलेंद्र और रंजीता हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि 370 हटाया जाना चाहिए, उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है, कश्मीर की जो लीडरशिप है, उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, ये कहना है। शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है शैलेंद्र। हेलो हेलो शैलेंद्र, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तो लाइव कब लेंगे? मैं तो 10 हेलो, लगता है मेरी आवाज शैलेंद्र तक नहीं पहुंच रही। रंजीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रंजीता को जोड़ देते हैं फिलहाल। रंजीता, जिस तरह से लोकसभा में लगातार बहस चल रही है, अपोजिशन कहीं ना कहीं जो है बिखरता नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर। खुद अधीर रंजन की अगर हम बात करें तो उस पर नाराज हुई हैं सोनिया गांधी। रंजीता जी बिल्कुल जिलानी, देखिए इस पूरे मामले को अगर कल से लेकर आज तक के पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो कई चीजें देखने को मिली। सदन में गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से अमित शाह जब ये बिल पेश कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार ने अपना पक्ष रखा कि क्यों 370 जम्मू कश्मीर से हटना चाहिए, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद के बोलने का समय आया। हालांकि उन्होंने बहुत चीज़ें नहीं रखी अपनी बात, PDP का अगर अलग रुख रहा, जिस तरह से वो संविधान को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी उनका ऐतराज इस बात पर कि किस तरह से सरकार ने ये काम किया है, विपक्ष को बिना कॉन्फिडेंस में लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की पूरी रणनीति को देखें तो कल राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे, सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थी, लेकिन इन दोनों ने भी, बड़े लीडरान ने भी अपनी बात नहीं रखी। आज राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के दूसरे नेता, अलग अलग राज्यों में जो बड़े नेता हैं, उनका ट्वीट आ रहा है, सब
सब 370 हटने का समर्थन कर रहे हैं और इसे देश हित से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से देश बदल रहा है उस तरह से चीजें भी बदलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के भी जो फैसले हैं उस पर भी सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार ने सोच समझ कर ये फैसला लिया है तो कांग्रेस पार्टी को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। वहीं अगर गुलाम नबी आजाद की बात करें, जम्मू कश्मीर के नेता हैं और आज भी जिस तरह से उन्होंने मीडिया में बात की, उन्होंने यही कहा कि जो नेता कांग्रेस में होकर 370 हटने का समर्थन कर रहे हैं उन नेताओं को ना तो कांग्रेस का इतिहास पता है और ना ही जम्मू कश्मीर का इतिहास पता है, तो इन नेताओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बयान गुलाम नबी आजाद का है। अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि किस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्ण अपनी बात रख रहे हैं। जनार्दन द्विवेदी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने कल मीडिया में बात की और उन्होंने कहा कि 370 हटना चाहिए, अब देश के लिए यही जरूरी था। अलग जब जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है तो फिर अलग झंडा क्यों और अलग नागरिकता क्यों और सारी नियमें अलग क्यों वहां होंगी। अगर हम अश्विनी कुमार जो पूर्व कानून मंत्री है उनके बयान पर ध्यान दें तो उन्होंने भी यही कहा कि इंप्लीमेंटेशन पर सवाल किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। जिलानी सबसे महत्वपूर्ण ये कि आज शाम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि संसद खत्म होने के तुरंत बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक भी होगी और उस बैठक में यह तय होगा कि आखिर कांग्रेस का ऑफिशियल लाइन क्या है। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए एक इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई थी, बताया जा रहा है उसकी ही बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में भी जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं 370 हटने के बाद क्या राजनीतिक तौर पर किस तरह से इसको ये किया जाएगा, किस तरह से स्टैंड लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी का, वो एक विषय है। लेकिन सबसे जो इन पूरे मुद्दों में जो सबसे अलहदा विषय है वो ये कि जो कांग्रेस के भी कई नेता है वो मान रहे हैं कि देश हित में और देश की सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है, वो कहीं ना कहीं सरकार का सही फैसला है। विपक्ष होने के नाते सिर्फ विपक्षी पार्टी की भूमिका ये नहीं होती कि सरकार के हर फैसले का विरोध करे, हर फैसले की मुखालफत करे। जब जहां सरकार सही है वहां सरकार का समर्थन भी होना चाहिए। लेकिन गुलाम नबी आजाद या फिर अधीर रंजन चौधरी के बयान की आप बात कर रहे थे जिस पर सोनिया गांधी की नाराजगी की भी खबरें आ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने आज जब लोकसभा में बहस हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये द्विपक्षीय वार्ता है, यूएन इसको देख रहा है, तो फिर ये फैसला एक तरफा कैसे ले लिया गया भारत की तरफ से। वहीं राहुल गांधी की अगर ट्वीट की बात करें, लब्बो लुबाब उसको जानने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ट्वीट भी गुलाम नबी आजाद के बयान को समर्थन करते हुए है। उन्होंने भी ये कहा है अपने ट्वीट में कि किस तरह से ये जो ट्वीट है और जिस तरह से ये फैसला सरकार ने लिया है वो अलोकतांत्रिक फैसला है, ये विरोध किया है उन्होंने और ये भी कहा है कि सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, जम्मू कश्मीर की बात है और देश पहले होता है और राजनीति बाद में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब भी बिल्कुल रंजिता, 72 साल इस पेचीदा मसले पर सरकार ने पूरी मजबूती से के साथ जिस तरह से फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं अपोजिशन को खल रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू भी श्रीनगर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की सूरत हाल आपको वादी में दिख रही है, क्या अपडेट देंगे आप वहां से? देखिए, आज सुबह से ही यहाँ पर सख्त कर्फ्यू है और मूवमेंट पर बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट और लोगों की मूवमेंट लगभग खत्म कर दी गई है और बहुत कम लोग आपको सड़कों पर दिखाएंगे, इक्का दुक्का लोग जो जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है या आसपास कहीं वो जा रहे हों। लेकिन इसके अलावा बाकी गाड़ियों की मूवमेंट यहाँ पर नहीं है और सुबह से ही यहाँ पर कर्फ्यू बहुत इलाकों में अनाउंस करके लगाया गया है और खासतौर से डाउनटाउन के इलाके में अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट है। वहीं यहाँ पर इंटरनेट, फोन, अखबार, लैंडलाइन कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है, पूरा कम्युनिकेशन सेटअप जो है पूरा बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में जो कश्मीर के जो हालात हैं, अगर हम बात करें उन इलाकों की जहां पर यूजुअली पथराव होता है, पत्थरबाजी होती है, साउथ कश्मीर की कुपवारा, पुलवामा, इन तमाम इलाकों में भी कोई ऐसी घटना की खबर नहीं आई है। हालांकि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास जो जानकारी आ रही है इसके मुताबिक किसी बड़ी हिंसक घटना की कोई खबर अभी तक नहीं है। अब से कुछ देर पहले होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो खबर आ रही थी कि कश्मीर से उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची है कि वहां पे कोई वायलेंस हुआ है, यहां पे कोई वायलेंस हुआ है। लेकिन ऐसे में जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद जो कि कल लिया गया और आज लोकसभा में इस पर चर्चा हो रही थी, तो ऐसे में ये हालात को देखते हुए पहले से ही यहां पर एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। लगातार फोर्सेस को यहां पर ट्रूप्स को भेजा जा रहा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, ताकि हालात को बेकाबू ना होने दिया जाए। और वही माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन तक भी कुछ ऐसे ही इंतजाम रहेंगे, लेकिन इसका असर क्या होगा अभी तक ये क्लियर नहीं है। लोगों में नाराजगी जरूर है यहां पर,
लेकिन वो अब तक वायलेंस यहां पर देखने को नहीं मिला है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी भी सयाह जो है यात्री अभी भी श्रीनगर से निकलने की कोशिश में, कुछ लोग बस अड्डों पर या कुछ जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं वहां के मुसाफिर वहां से निकलने के लिए, और सरकार ने क्या इंतजाम कर रखे हैं लोगों को वहां से निकालने? देखिए, नेटवर्क 18 की टीम ने बातचीत की है कुछ उन लोगों से जो यहां पर फंसे हुए हैं। ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं या जो अमरनाथ यात्री थे वो यहां से जा चुके हैं, लेकिन फंसे वो लोग हैं जो लेबर क्लास के, जो यहां पर काम करने के लिए बिहार, पंजाब, राजस्थान, यूपी से यहां पर काम करने के लिए आते हैं, दिहाड़ी के तौर पर यहां पर काम करते हैं। क्योंकि वो दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं, एलओसी के करीब भी कुछ गांव में वो काम करते हैं, उन तक सही समय पर मैसेज नहीं पहुंचा, जिसके कारण वो सही समय से यहां पर निकल नहीं पाए। अब वो लोग आज हर सुबह करीब 6-7 बजे के आसपास टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं। हालांकि अभी भी वहां पे लोग मौजूद हैं जिनकी मूवमेंट अभी तक नहीं हो पाई है, गाड़ियों का भी पूरा इंतजाम नहीं हुआ है। हालांकि लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं श्रीनगर के उस टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे जहां से वो आगे अपने घरों की तरफ लौट सकते हैं, लेकिन फिलहाल कर्फ्यू के बीच में उनका मूवमेंट भी बहुत मुश्किल है। बहुत जगह से उनको लौटाया जाता है क्योंकि हर थोड़ी देर पर यहां पर नाका है, रोड ब्लॉक्स किए हुए हैं, बार्ब्ड वायर्स लगाई हुई हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर मूवमेंट पर जरूर एक परेशानी है उन लोगों के लिए जो यहां पर फंसे हुए हैं, और उनके वापस लौटने का भी फिलहाल कोई इंतजाम नहीं है। और दूसरा यह कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जिसमें डीसीज हैं या एसपीज हैं, इनके पास जो नॉर्मल रेगुलर मोबाइल्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए उनके पास सैटेलाइट फोन्स हैं, लेकिन आम लोग उन तक कैसे पहुंचे इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल कश्मीर की अगर हम बात करें तो हालात बिल्कुल जो है नाजुक बने हुए हैं, लेकिन वायलेंस की कहीं कोई खबर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल काबू में है। जी शैलेंद्र, अगर हम लीडरों की बात करें, कल जिस तरह से हालात बने, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद, दोनों इस तरह के लीडरों को नज़रबंद किया गया है। क्या और भी लीडरों को इस तरह से नज़रबंद किया जा रहा है, और क्या सख्ती देखने को मिल रही है वादी में ताकि हालात मामूल पर रहें? देखिए, परसों रात में ही इस तरह का ऑर्डर जारी किया गया था कि पॉलिटिकल जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगी, कोई किसी भी तरह की पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होगी, बयानबाजी नहीं होगी। इसके चलते ही उसी रात में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया था। कल सुबह तक वो नजरबंद थे, लेकिन अब उनको एक सब जेल जिसे कहा जाता है, जो वो इलाका जहां पर ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को रखा जाता है, वहां उनको मूव किया गया है। कुछ फॉर्मर जो मंत्री थे यहां पर स्टेट गवर्नमेंट में, उनको भी वहां पर शिफ्ट किया गया है, जिसमें एक सीपीआई के एमएलए जो रह चुके हैं तारिक आमी, उनको भी वहां पे शिफ्ट किया गया है। इमरान रजा अंसारी हैं, वो भी उनको वहां पे आज ही सुबह वापस शिफ्ट किया गया। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं, तो ऐसे में इसमें पॉलिटिक्स ना हो, लोगों को भड़काया ना जाए और हालात काबू में रहे, इसलिए तमाम ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये एहतियातन के तौर पर उठाए जा रहे हैं। तमाम जो फोर्स लगाई गई है, जो सिक्योरिटी मेजर्स इस वक्त ग्राउंड पर हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि कश्मीर के हालात काबू में रहे। और फिलहाल अगर हम डाउनटाउन की बात करें, जो यहां से कुछ ही कदम की दूरी पर है, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और लगातार वहां पर रोटेशन पर डिप्लॉयमेंट हो रही है ताकि हालात जो है वो काबू में रहें और भीड़ जो है वो हाईवे तक ना पहुंचे। हालांकि अभी तक किसी बड़ी घटना की, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई बड़ी घटना अभी तक हिंसा की नहीं हुई है। उन इलाकों में भी जहां पर यूजुअली पत्थरबाजी देखी जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है स्टोन पेल्टर्स द्वारा, लेकिन अभी तक इस तरह के हालात जो हैं वो फिलहाल, जैसे मैंने बताया कि टेंशन जरूर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी यहां पर क्रिएट नहीं हुई। बिल्कुल। रंजीता हमारे साथ है। रंजीता, जिस तरह से आप कह रही हैं कि कांग्रेस के लीडरों के जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं, लोकसभा में एक चीज़ ज़्यादातर देखी गई कि ठीक है 370 सरकार कह रही कि आर्जी था, कब तक इस आर्जी जो है चीज़ को हम बोझा इसका उठाते रहेंगे, हाँ कहीं ना कभी इसको ख़त्म होना है। लेकिन तरीक़ेकार जो है सरकार का, उस पर सवाल उठा रही है अपोजिशन के एतमाद में नहीं लिया गया, भरोसे में नहीं लिया जा रहा है खुद जम्मू कश्मीर के अवाम और वहाँ की लीडरशिप को। जी बिल्कुल जिलानी, देखिए कल जब राज्यसभा में ये बात गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे, उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी कि धोखे से जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का काम सरकार ने किया है। कहीं ना कहीं इस बात पर बहस ज़रूर की जा सकती है कि सभी विपक्षी पार्टी इस बात पर एकजुट हो और तमाम विपक्षी पार्टी बैठक कर एक गाइडलाइन बनाए, या यूँ कहे कि एक सामूहिक निर्णय ले कि आखिर इसको लेकर कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों की क्या शिकायत है सरकार से। लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार का अपना पक्ष है, सरकार
सरकार का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको देखते हुए एहतियातन ये सारी चीज़ें की गई। अगर ये बात दूसरी विपक्षी पार्टियों के पास पहले होती तो शायद इसको संभालना उतना आसान नहीं होता जितना कि आज जिस तरह से जल्दबाजी में सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही है कि 370 हटाने पर जो सरकार का जो रुख है उस पर ऐतराज जताए या फिर 370 हटाने पर ही ऐतराज जताए। यही कारण है कि अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और ये तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस की आधिकारिक लाइन क्या है, कांग्रेस इस पूरे मामले पर सोचती क्या है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे राजनीति से भी जोड़ता हुआ देख रही है। अपने आने वाली समय में जो कांग्रेस राजनीति करेगी या कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी को ये लगता है कि जिस तरह से बालाकोट और पठानकोट में जिस तरह की चीजें हुई, जब कांग्रेस की तरफ से सबूत मांगा गया, लगातार ये सरकार से पूछा गया कि आखिर एलओसी किस तरह से जो है वो सरकार ने पार किया, किस तरह से वहां एयर स्ट्राइक किया गया, एयरलिफ्ट किया गया, तमाम सबूत कांग्रेस की तरफ से मांगने की कोशिश की गई और एक माहौल ये बनाया गया कि कांग्रेस जो है वो सरकार से सबूत मांग रही है, सेना से सबूत मांग रही है। तो ये एक बड़ा मसला है कांग्रेस के लिए कि आखिर इस पूरे मामले को टैकल कैसे करें, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सवाल सरकार से कांग्रेस पूछती है ऐसे मामले पर तो ज़्यादा सवाल फिर कांग्रेस से पूछा जाता है कि आखिर कांग्रेस की अपनी क्या स्ट्रैटेजी है। यही कारण है कि आज लोकसभा में जब अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा कहा तो अमित शाह ने भी, गृह मंत्री ने भी ये बात कही कि आखिर कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड रखती है, क्या कांग्रेस 370 रखना चाहती है या फिर 370 के विरोध में है, क्योंकि नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी में रहकर भी मुखर होकर ये बात कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन को हमने सुना और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कांग्रेस जो है वो देशभक्त पार्टी है और आज कांग्रेस को 370 नहीं देश। रंजीता, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। अधीर रंजन कुछ बात कर रहे हैं मीडिया से, आइए पहले अधीर रंजन को सुन लेते हैं। रंजीता, आप चाहते हैं कि क्या इसका फैसला यूनाइटेड नेशंस करेगा या इंटरनल भारत फैसला? मैं कब कहा दिखाए, कभी कहा ये हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी का फैसला है। ये बीजेपी पार्टी तो सीखा है हमसे, ये तो सारे फैसला कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। आज बीजेपी पार्टी हमें क्या सिखाएंगे? सर, आपने पीओके की बात करी, पीओके पे भी जो है होम मिनिस्टर का बयान आया कि पीओके को भी लेकर रहेंगे। कैसे रहेंगे? दे देंगे, कैसे रहेंगे? छोड़ दिया, वो तो छोड़ दिया। कोई तो उनका जो इतना बड़ा बिल लाए है उसमें कहीं पीओके की जिक्र है? इसने तो छोड़ दिया, सीडेट कर दिया। पीओके हैज नाउ बीन सीडेड टेरिटोरी, ये तो सीडेट कर दिया, छोड़ दिया। इतना बड़ा बिल लाया, ऐतिहासिक बिल लाया, सारे हिंदुस्तान को ढांचा बदलने का बिल लाया, तो पीओके की बात एक जगह जिक्र है? आप दिखाओ बिल में, मैं चैलेंज करता हूं। तो अधीर रंजन चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे। अभी भी नाराजगी है बीजेपी के बिल पेश करने के तरीके को लेकर। जी रंजीता, कंटिन्यू करें। जिस तरह से अधीर रंजन का बयान आपने अभी सुना, नाराजगी इनकी भी है, लेकिन खुद इनके बयान से सोनिया गांधी नाराज है कि किस तरह से हो सकता है नहीं वो बात करने की इजाज़त दी गई थी या पार्टी की तरफ से या नहीं, जिस तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं। रंजीता जी जिलानी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि आखिर इस पूरे मसले पर सरकार का समर्थन करे या विरोध करे। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के पूर्व सांसद भी हैं। कल रात उन्होंने 370 हटाने को देश हित में बताया और देश के साथ खड़े होने की बात कही। ट्वीट करने के 10 मिनट के बाद उन्होंने अपना ट्वीट वापस लिया और जब ये बात मीडिया में आई कि वो अपना ट्वीट हटा चुके हैं, उसके बाद दोबारा उन्होंने 370 हटाने के समर्थन में, सरकार के समर्थन में फिर ट्वीट किया। तो एक हम कह सकते हैं कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस के नेताओं में भी दिख रही है कि आखिर कांग्रेस के नेता भी इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि जो बड़े नेता है कांग्रेस के, देखिए प्रियंका गांधी का हम जिक्र करना चाहेंगे। प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में या तमाम अलग अलग जगहों पर जिस तरह की घटनाएं होती है, सबसे पहला ट्वीट राहुल गांधी से ही पहले ट्वीट जो है वो प्रियंका गांधी का आता है। आपको याद होगा उन्नाव की पूरी घटना में लगातार 9 ट्वीट तीन दिन के अंदर प्रियंका गांधी ने किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के मसले पे अब भी प्रियंका गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है। तो इसका इशारा कहीं ना कहीं ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी जनभावना को समझ रही है, क्या आम जनता जो समझ रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो समझ रही है, जो सरकार समझ रही थी कि 370 और 35A का जाना जरूरी है, क्या ये चीजें प्रियंका गांधी को भी समझ में आ रही है? यही कारण है कि प्रियंका गांधी का अब तक कोई ट्वीट इस पूरे मामले पर नहीं आया है। राहुल गांधी के भी अगर ट्वीट की बात करें तो भले ही वो ट्वीट गुलाम नबी आजाद के शब्द
शब्द है। गुलाम नबी आजाद जिस तरह से संसद में अपना बयान दे रहे हैं उसी तरह के शब्दों का प्रयोग है, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है कि 370 पर फैसला। उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर को लेकर जो फैसला किया गया है वो अलोकतांत्रिक है और जमीन की बात नहीं है, देश की बात है। पहले देश आता है, बाद में बाकी चीजें होती है। तो देश का मिजाज राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली राजनीतिक पार्टी को ये देखना पड़ता है, खासकर कांग्रेस पार्टी जो इसको लेकर हमेशा कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये वो गलती है, नेहरू की वो गलती जिसको आज मोदी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। बिल्कुल, तो कांग्रेस एक बड़ा फैसला है कांग्रेस के लिए। सरकार कह रही है कि अपोजिशन ने जो गलती की है, कांग्रेस के दौर में जो गलती हुई उसको सुधारने की अभी कोशिश भी नहीं की जा रही है अपोजिशन की तरफ से। शैलेंद्र, अगर हम बात करें जिस तरह से लोकसभा में इस बिल को लेकर बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी देखते रहे, पीएमओ को भी आपने कवर किया है, अगर हम अमेरिका ने साफ तौर से कह दिया है कि ये देश की उनका अंदरूनी मामला है, यानी किसी दूसरे देशों को अब दिलचस्पी नहीं रही कश्मीर के मुद्दे को लेकर खासकर बात की जाए, और पाकिस्तान जिस तरह से राग अलापता रहा है इस मुद्दे को लेकर के खासकर कश्मीर के। देखिए, जो भी फैसला लिया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें बड़ी बात यह है कि पहले 100 दिन के अंदर ये फैसला ले लिया गया और इसको लेकर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। राज्यसभा से पारित हो चुका है, लोकसभा से आज पास हो जाएगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो फैसला है इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस होंगे, इसके बहुत दूर दराज तक इसके नतायज आएंगे और एक लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये साफ है कि इस फैसले के तुरंत लेने के बाद ही फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो P5 कंट्रीज हैं, जो दुनिया की 5 बड़े देश हैं, 5 बड़े मुल्क हैं, उनको ब्रीफ किया गया है भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि यह कदम क्यों उठाया गया, इसके पीछे कारण क्या था और इसके लिए इसको लेकर भारत का रोड मैप क्या है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर P5 कंट्रीज में अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। इसीलिए अमेरिका भी बात समझ रहा है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है और यह जरूरी है कि मोदी गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट के सामने अमेरिका नहीं चाहेगा कि ऐसी सरकार को, जो इस वक्त की एक मजबूत सरकार है और पूर्ण बहुमत से बनी सरकार है, उसको नाराज नहीं करना चाहेगा। और आने वाले कुछ दिनों में ट्रंप और मोदी की मुलाकात भी होनी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साइड दे करके वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता है। इसलिए जो अमेरिका का बयान है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो भारत के फैसले को सपोर्ट कर रहा है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एयर स्ट्राइक के वक्त भी और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी अमेरिका ने भारत का समर्थन किया था और इसमें पाकिस्तान का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत ने जो भी स्टेप उठाया है, मोदी गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाया है, उसका अपोजिशन करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान या कुछ हद तक चीन हो सकता है, लेकिन अमेरिका या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे के कारण इस पूरे एरिया में जो है टेंशन बनी रहे। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी एलओसी वहीं की वहीं है, दोनों देशों के बीच में टेंशन्स बरकरार हैं। आज ही मछिल सेक्टर में 5 से 6 आतंकियों के घुसने की खबर थी, जिसको फॉइल कर दिया गया। एक फिर बड़ी कामयाबी फोर्सेस को मिली है और पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी फॉइल्स होती रही हैं, करीब 6 से 7 फॉइल्स अटेम्प्ट्स ऐसी हो चुकी हैं उस तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दे रहा है और इस खित्ते में मिलिटेंसी को, टेररिज्म को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी साफ कर दिया है कि टेररिज्म से एक मजबूत कदम उठाया जाएगा भारत की ओर से जब भी इस तरह का अटैक भारत में होगा। और वहीं साथ ही साथ ये भी जरूरी होगा कि अब ये भी देखना होगा कि कश्मीर के फैसले को लेकर अब पाकिस्तान का अगला रुख क्या रहता है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी थी कि इस मुद्दे को लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान और क्या करेगा, इस पे भी पूरी दुनिया की नजरें होंगी। शैलेंद्र, अगर हम वादी की सूरत हाल की अगर हम बात करें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया है, तो क्या जिस तरह से फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है तो आम लोगों को बिल्कुल निकलने की इजाज़त नहीं है, तो सामान्य तौर पर जिस तरह से माहौल रहता है, लोगों को जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसके लिए किस तरह की सरकार की वहाँ पर कोशिशें देखने को मिलेगी? देखिए, एसेंशियल सप्लाईज के लिए इंतजाम किया गया है, लोगों को दिक्कत ना हो। जो लोग आज सुबह हमने खुद देखा जहां कुछ नाकों पर लोगों को रोका जा रहा था, अगर उनके पास मेडिकल कोई डॉक्यूमेंट है या प्रिस्क्रिप्शन है तो उनको जाने की इजाजत मिल रही थी। उसी तरह से अगर किसी के पास कर्फ्यू का पास है उसको भी जाने की इजाजत मिल रही थी। रेस्ट्रिक्शंस उन लोगों के लिए है जो बाहर आकर
लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना चाहते हैं। तो इसी बीच जो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स को जो हाउस अरेस्ट किया गया है, कुछ सेफ जगह पर उनको ले जाया गया है, उनसे भी लगातार सरकार टच में है, उनको भी लगातार अपडेट्स दिए जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल और होम सेक्रेटरी राजीव गौबा भी इस वक्त श्रीनगर में है। हालांकि हमारी उनसे बातचीत नहीं हो पाई, यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन हालात पर करीब से सेंटर नजर बनाए हुए है। हर पल की जो खबर है वो होम मिनिस्ट्री ले रही है और हालात बेकाबू ना हो इसके लिए तमाम इंतजाम यहां पे किए जा रहे हैं, लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब इस तरह के बड़े पैमाने पर कर्फ्यू लगाया गया हो कुछ इलाकों में, लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है। सड़कें बिल्कुल वीरान है, कुछ एक इक्का दुक्का लोग आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि अगर ये कदम ना उठाए तो अगर ये कदम ना उठाए जाए तो हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। तो ऐसे में ये कदम सिर्फ और सिर्फ एहतियातन उठाए गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सोमवार को ईद आने वाली है, तो ऐसे में ईद से पहले के हालात ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और ईद के दिन कितना रिलैक्सेशन कश्मीर में मिलता है, क्योंकि अभी भी उसके लिए 6 दिन बाकी बचे हुए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम अस्पतालों की बात कर लें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी के पास प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, दवाएं हैं, खरीदी करना हो, तो क्या हेल्थ को लेकर अस्पतालों या फिर मेडिकल हॉल्स की अगर हम बात करें, क्या इस तरह का प्रावधान वहाँ रखा गया, इस तरह की चीज़ें सहूलतें दी गई कि मेडिकल शॉप खुली रहें, अस्पतालों तक वहाँ के लोगों की पहुँच हो, ये चीज़ें क्या देखने को मिली? देखिए, हालांकि हमारी मूवमेंट बहुत ज्यादा श्रीनगर में नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमने खुद यहां से आते हुए देखा था, तो कुछ जगह पर मेडिकल शॉप्स खुली हुई थी और दवाइयां जहां पे अवेलेबल हैं वहां तक तो लोगों की एक्सेस है। जहां तक हॉस्पिटल्स की बात करें तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस फैसले से पहले जो कल सुबह 11 बजे होम मिनिस्टर ने जब राज्यसभा में अनाउंस किया था, उससे पहले ही जो ऑर्डर्स कुछ सामने आ रहे थे सोशल मीडिया पे कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स निकाले हैं, हॉस्पिटल्स में कुछ ऑर्डर्स निकाले गए हैं, जिसमें एक ऑर्डर यह भी था कि कर्फ्यू के दौरान डॉक्टर्स की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड ना हो, इसके लिए उनके लिए कर्फ्यू पासेज इशू किए जाएं। एक बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की तरफ से भी ऐसे ऑर्डर सामने आए थे कि सप्लाईज बराबर रहनी चाहिए, डॉक्टर छुट्टी पे ना जाएं। तो ऐसे में हॉस्पिटल्स में क्राइसिस की सिचुएशन नहीं है फिलहाल श्रीनगर में। और जहां तक वायलेंस की अगर हम बात करें तो उसके बाद ही इस तरह के हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वायलेंस अभी तक फिलहाल कहीं देखने को नहीं मिला है। वो भी वहां उन इलाकों में भी जहां पर यूजुअली वायलेंस होता है, जैसे साउथ कश्मीर के जो वो जिले जहां पर पत्थरबाजी होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल सुबह से ही कल यहां पे सेक्शन 144 था, आज सुबह से ही यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों की मूवमेंट बिल्कुल बंद है। हां, जहां पर जरूरत पड़ रही है वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है, वहां पर लोगों को अलाउ किया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर सड़कें आपको यहां पर खाली ही मिलेगी उस सीजन में जबकि यहां पर टूरिस्ट के लिए पीक सीजन रहता है। जी तो शैलेंद्र, आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी तरह का कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, तो क्या अखबार भी वहां नहीं पहुंचा? आम लोगों को क्या कुछ पता भी है कि क्या कुछ चल रहा है कश्मीर के लिए पार्लियामेंट में? देखिए, श्रीनगर को अगर आप समझने की कोशिश करें तो श्रीनगर में जो शहरी इलाके हैं वहां पर केबल नेटवर्क सबसे ज्यादा देखा जाता है। और अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें तो वहां पर डिश का जो प्लेटफॉर्म है, डीटीएच प्लेटफॉर्म जो है, वहां पर लोग न्यूज और ये सब देखते हैं। तो शहरों की अगर हम बात करें तो शहरों में जो केबल नेटवर्क है बिल्कुल डाउन है, तो लोगों के पास कोई जरिया नहीं है कि वो न्यूज देख सकें अपने केबल नेटवर्क के जरिए। लेकिन अगर किसी के पास अगर फैसिलिटी अगर डीटीएच की है तो वो जरूर वाकिफ होगा। दूसरा ये कि मैं कल दोपहर श्रीनगर पहुंचा था, लेकिन ना मैं कल अखबार पढ़ पाया हूं ना मैं आज अखबार पढ़ पाया हूं, तो अखबार की एक्सेस नहीं है, कर्फ्यू पूरी तरह से लगाया गया है। तो अखबारों तक आप अखबारों के जरिए जो जानकारी पहुंचनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। लैंडलाइन बंद है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल नेटवर्क्स यहां पे बिल्कुल जाम है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों तक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और ये कहीं ना कहीं जरूर भी माना जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि धीरे धीरे रिलैक्सेशन कब शुरू होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोमवार को ईद का त्योहार है, तो ऐसे में सरकार किस तरह से रिलैक्सेशन देती है आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। और ये भी जरूरी होगा कि हालात बेकाबू ना हो, इसलिए लगातार उन इलाकों में जहां पर इस तरह के टेंशन्स होती हैं या वायलेंस होता है, उन इलाकों में जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी सख्त है। जी शैलेंद्र, क्या लोकल इंतजामिया की तरफ से कोई इस तरह के ऐलान के 2-3 दिन तक इस तरह का जो है पाबंदी रहेगी? आम लोगों को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सारे कम्युनिकेशन बंद है, कब तक ये पाबंदी रहेगी, ऐसा कोई अंदाजा या कोई बात सामने आई है?
देखिए, कल सेक्शन 144 यहाँ पे लगाया गया था परसों देर रात से ही, और कल दिन में थोड़ी बहुत मूवमेंट देखी जा रही थी, लेकिन आज सुबह जब हम खुद बाहर डल लेक के किनारे लाइव करने की कोशिश कर रहे थे और मीडिया रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें वहां से पूरी नेटवर्क टीम को वहां से हटाया गया और हमें कहा गया कि आप यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, आपको जो भी करना आप होटल प्रीमिसेस में कर सकते हैं, बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कर्फ्यू कब तक रहेगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कर्फ्यू के रहते हुए लोगों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रही है। वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो हर जगह डिप्लॉयमेंट सुबह से ही है, और परसों रात से ही 11:30 बजे खुद मैंने अपने होटल के बाहर इस बात की अनाउंसमेंट सुनी कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, और उसके बाद अब आप सड़कों पर ना निकलें, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। उसकी अनाउंसमेंट आज भी की गई है। आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास जब हम बाहर रिपोर्टिंग के लिए निकले थे, उस वक्त भी इस तरह की हमें अनाउंसमेंट सुनाई दी कि आप घरों के अंदर रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए, बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया है, और लोगों को भी सड़कों पर मूव करने के लिए इजाजत नहीं थी। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि अब जब लोकसभा में आज इसको पारित कर लिया जाएगा और ये एक ऑफिशियली 370 खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हालात पर कितना असर पड़ता है, इसके लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी अपनाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। वो भी देख रहे हैं कि इसका कितना असर जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ता है। और वहीं जो 3 अहम चीजें जिसको लेकर बीजेपी लगातार कहती आई है अपने शुरुआत से ही कि 2 संविधान, 2 विधान और 2 जो फ्लैग्स हैं, 2 झंडे हैं, उनको लेकर उनका मुद्दा हमेशा रहा है। तो जब 35A के हटने के बाद और 370 हटने के बाद ये हट जाएगा, तो उसके बाद क्या रिएक्शन रहता है लोगों का, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, बाइफर्केशन के बाद क्या रहता है, और पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि अब ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो उनका कितना रोल रहता है जेएनके की पॉलिटिक्स में। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अब ये देखना होगा कि इसका सीधा असर लॉ एंड ऑर्डर पर कितना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की नाराजगी तो बिल्कुल है। यहाँ पे लोगों से हमने जब बात की है तो उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि हमसे बात नहीं की गई, ये फैसला हम पर थोपा गया है और हमको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये लगातार यही आरोप है। तो ऐसे में जैसे मैं सुबह भी आपसे जब बात मैं कर रहा था न्यूज इन उर्दू से, तब उन्होंने उनसे तब भी मैंने कहा था कि ये जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि आखिर उनका रोड मैप क्या है, वो किस तरह से स्टेट को डेवलप करेंगे, किस तरह से लोगों के पास नौकरियां आएंगी, किस तरह ये स्टेट फिर से एक प्रॉस्पर करेगी। और पिछले 30 साल पहले जो यहाँ पे माहौल था, खुशहाली का माहौल था, टेररिज्म फ्री माहौल था, और युवाओं के लिए नौकरियां और इंडस्ट्रीज के लिए, तो इन तमाम चीजों को लेकर रोड मैप क्या है सरकार के पास, ये जरूरी है कि आम जन तक ये मैसेज पहुंचे। और दूसरा, पीएम मोदी का जो नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो विश्वास जीतने की जरूरत है, और ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनका विश्वास जो है सरकार जीतना चाहती है। जी शैलेंद्र, दो चीजें हैं। एक जैसा कि आप कह रहे हैं कि आम लोगों में कुछ नाराजगी जरूर है, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से अमित शाह ने कल सारी तफसील बताई कि 370 क्यों हटाया जा रहा है, क्यों हटना चाहिए, इसके रहने से क्या नुकसान हुए और इसके हटने से क्या फायदे होंगे, तो एक सीधे तौर पर मुल्क की एक पूरे हिंदुस्तान की जो दीगर रियासतें हैं वो पहुंच होगी कश्मीर तक। वहाँ पे जो कंपनियां पहुंचना चाहती हैं, जो रोज़गार लगाना चाहती हैं, जो हेल्थ को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें कश्मीर में होंगी जब 370 हटेगा। तो ये फ़ायदा सीधे तौर पर कश्मीर को होगा, कश्मीर के युवाओं को होगा। तो एक तरह से मैसेज पहुँचाने की कोशिश की अमित शाह ने अपनी तमाम सारी बातें रख कर। लेकिन जिस तरह से नेटवर्क गायब है, सारी चीज़ें ख़त्म है, आवाम को कब तक इन चीज़ों से आगाह कराया जाए। लीडरशिप को तो पता है, लीडरशिप को तो बता दिया गया है कि जो कुछ हो रहा है, और उस पर नाराज़गी भी सामने आ रही है लीडरशिप की। लीडरशिप को भी ये बताया गया कि कब तक आप अपनी रोटियां सेंकते रहेंगे कश्मीर के हवाले से। अगर बात करें, जो फ़ायदे अमित शाह ने राज्यसभा में रखे हैं वो कश्मीर की जनता के सामने भी रखे जाए ताकि वो समझ में आ जाए। बिल्कुल, जिला ने बिल्कुल सही कहा कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो कल एड्रेस रहा है राज्यसभा में, और आज भी उन्होंने जो बातें रखी हैं लोकसभा में, तो पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की नजरें आज संसद पर थी, कल भी संसद पर थी। कश्मीर को लेकर इतना बड़ा फैसला, जो कि कहा जाता है कि जो आज से 70 साल पहले जो फैसला लिया गया था उसको उलट दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके फायदे क्या होंगे, ये जरूरी है कि ये कश्मीर के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कश्मीर में नेटवर्क डाउन हो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अखबार नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशंस नहीं है, लोग ट्विटर, सोशल मीडिया पर नहीं है, अखबार यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो लोगों के पास
जो फैसला लिया गया है उसके बारे में उनके जानकारी है, लेकिन इससे होगा क्या, जी। बेनिफिट्स क्या होंगे, किस तरह से उनको नौकरियां मिलेंगी, किस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, और जो उनको खदशा है कि क्या खतरा इसका हो सकता है, उनको भी दूर करने की जरूरत है। तो ऐसे में ये इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन ये इस कदम को उठाने की जरूरत पड़ेगी ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके। और जो तमाम फायदे हैं और क्यों जरूरत थी इसको हटाने की, और किस तरह से ये एक इंपेडिमेंट था, एक रुकावट थी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, ये तमाम पहलुओं पर सरकार को सामने आना होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि आगे के लिए हमारे पास क्या रोड मैप है, आगे किस तरह से खुशहाली लौटेगी, एक बार फिर कश्मीर जन्नत कहलाएगा, और किस तरह से ये एक पीसफुल स्टेट बनेगी, और लोगों का जो है वो जो डेवलपमेंट लोगों की भी होगी, विकास उनका भी होगा बाकी राज्यों की तरह। तो ऐसे में ये जरूरी है कि वो मैसेज कम्युनिकेट हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं उसको देखते हुए लगता नहीं कि बहुत जल्द ये हो पाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने अगर कोई फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, और उसके लिए उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए भी जो है प्लानिंग पूरी तरह से की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, और कल प्रधानमंत्री मोदी देश को एड्रेस करेंगे, कल 7 तारीख है, और माना जा रहा है कि उस एड्रेस के लिए शायद नेटवर्क्स पर से बंदिश हट सके ताकि पीएम मोदी का सीधा मैसेज जो है वो कश्मीर के लोगों तक भी पहुंचे, लेकिन इसकी अभी हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इस पे अभी ऑफिशियल इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे देश को, उस वक्त माना जा रहा है कि कश्मीर के लोगों तक भी वो मैसेज पहुंचना चाहिए, तो शायद उस वक्त 1-2 घंटे के लिए शायद वो रेस्ट्रिक्शन उठा ली जाए। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कदम उठाने जाने वाला आने वाले दिनों में, जिसमें एक ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें उनको बताया होम सेक्रेटरी और एनएसएसजी डोभाल भी लगातार कश्मीर में मौजूद हैं और वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें वादी की मौजूदा सूरत हाल पर, किस तरह की वहां पर जो